देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है पहलवान सागर हत्याकांड से संबंधित, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने सागर हत्याकांड की चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में पेश कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 3 महीनों की जांच के बाद इस केस की चार्जशीट तैयार की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारियां हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जुड़ी हुई हैं। और इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल है और इस मामले में 50 गवाह भी हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहलवान सागर हत्याकांड से संबंधित, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने सागर हत्याकांड की चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में पेश की है और दिल्ली पुलिस ने 3 महीनों की जांच के बाद इस केस की चार्जशीट तैयार की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है, पुलिस लगातार ये कह रही है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश हो रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारियां हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से जुड़ी है और इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश शामिल हैं। इस मामले में 50 गवाह भी हैं। और इस केस में मुख्य आरोपी सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा का कहना है कि चार्जशीट में पढ़ने के बाद जो सुशील का जमानत लेने पर विचार है उस पर वो आगे बढ़ेंगे। सागर धनकर हत्या मामले में दिल्ली पुलिस आज रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट तैयार कर रही है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरोपी पहलवान सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा साहब। सर, 50 गवाह दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में बनाया है। 50 गवाह के अलावा 20 आरोपी हैं, 20 में से 15 गिरफ्तार हो गए हैं, 5 अभी भी फरार हैं। देखिए, आज कोर्ट में एडवोकेट्स गए हुए हैं और मॉर्निंग में हम भी वहीं पे थे और पुलिस ने इन्फॉर्म किया था कि आज चार्जशीट पेश कर रहे हैं। आज चार्जशीट अभी तक पेश नहीं हुई है, उन्होंने कॉपीज लेके आनी होती है। जब भी चार्जशीट पेश होती है कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस के तुरंत बाद आरोपियों को जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश होती है उनको कॉपीज दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सेक्शन 207 की कंप्लायंस होती है, सेक्शन 207 सीआरपीसी की कंप्लायंस होती है। आज पुलिस जो चार्जशीट लेके आई है, जो हमें इन्फॉर्म किया गया है, वो चार्जशीट की कॉपी के साथ जो आरोपियों को जो कॉपी मिलती है उसकी कॉपीज वो नहीं लेके आए हैं, कंप्लीट कॉपी। तो कॉपीज वगैरह कराने में टाइम लगता है क्योंकि चार्जशीट ऑब्वियस है कि अगर 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनियस वो होगा, बंडल होगा। अब जब चार्जशीट दायर हो जाएगी तब सुशील कुमार के बिल के लिए भी अप्लाई करेंगे। हम चार्जशीट का पहले अवलोकन करेंगे, देखेंगे सुशील कुमार के खिलाफ क्या गवाहियां आई हैं, क्या एविडेंस आई है, किस तरह का मटेरियल अवेलेबल उसके खिलाफ है। उसके बाद हम चार्जशीट को पढ़ के उसके बाद फैसला लेंगे कि हमने बेल लगानी है और कब लगानी है, उसी हिसाब से हम करेंगे। देखिए, चार्जशीट अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है ट्रायल के अंदर। तो जब चार्जशीट आएगी तो हम देखेंगे कि कितने गवाह बनाए हैं, कितने मुलजिम बनाए हैं, किस गवाह किस आरोपी के खिलाफ क्या बोलता है। वो सारी चीजें पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस के पास कोई ठोस पुख्ता सबूत हैं या नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से आनंद तिवारी। आनंद, चार्जशीट मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? जी देखिए प्रीति, कल न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले यह खुलासा किया था कि सागर धनकर हत्याकांड मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच महत्वपूर्ण चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी और आज न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। करीबन 1 बजे शकरपुर के दफ्तर से क्राइम ब्रांच के अधिकारी ये चार्जशीट लेकर निकले थे और उसे बाद में रोहिणी कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। हालांकि अभी भी अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के, वो कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं चार्जशीट के साथ और वहां पर चार्जशीट को पेश कर दिया गया है। और जैसा कि सुशील के वकील भी बता रहे हैं कि वो चार्जशीट को जब पढ़ लेंगे, जब चार्जशीट पे कॉन्ग्निजेंस हो जाएगा उसके बाद ही वो आरोपियों को मिलती है और जो पीड़ित पक्ष है उसे
तो ये तो एक कानूनी पहलू हो गया। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की 3 महीने की जो मैराथन तफ्तीश थी उसमें 20 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें 5 अभी भी प्रीति फरार हैं, जिसमें 3 इनामी बदमाश हैं। सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है और जो जानकारी मिल रही है, जो तफ्तीश थी उसमें वर्चस्व की लड़ाई, जो फ्लैट था उसका विवाद और एक तरीके से जो 2 गुटों थे, पहलवान के 2 गुट थे, उसमें जो जूनियर पहलवान थे वो जिस तरह से सागर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, उस बात को लेकर जो नाराजगी थी सुशील के अंदर, उसका बदला लेने के लिए, एक वर्चस्व कायम करने के लिए, एक सीख देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए सुशील ने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची कि नीरज बवानिया, काला असोदा गैंग के जो गैंगस्टर हैं उन्हें हायर किया गया, उन्हें शराब पिलाई गई, उनके लिए गाड़ियां मुहैया कराई गई और उसके बाद बाकायदा सोनू महाल, सागर धनकर और अन्य लोगों को किडनैप किया गया। और 4 और 5 मई की रात जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान छत्रसाल स्टेडियम में अपने रसूख और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सुशील कुमार ने तमाम गैंगस्टरों को एंट्री कराई छत्रसाल स्टेडियम के अंदर और वहां पर लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई की गई छत्रसाल स्टेडियम के अंदर सागर धनकर की। उसका बाकायदा वीडियो बनाया गया। उस वीडियो फुटेज को सबसे बड़ा आधार दिल्ली पुलिस ने बनाया है, जो अपने आप में गवाही दे रहा है कि किस तरह से उस वीडियो में खुद सुशील कुमार नजर आ रहे हैं, वहां पर कई और अन्य बदमाश नजर आ रहे हैं। मौके से एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया था। यही वजह है कि पहली गिरफ्तारी के 90 दिन के बाद ये चार्जशीट दाखिल होने की कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी को दिल्ली पुलिस ने फॉलो किया है कानूनन। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कानूनी जो विकल्प हैं वो सुशील के लिए बचते हैं और उसका किस तरह का वो उपयोग करेगा। क्या कोई कानूनी राहत सुशील को मिलेगी? आनंद, ये तय हो चुका है कि अब आने वाले समय में सुशील की दिक्कतें बढ़ने वाली है, लेकिन जिन 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट में नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें 15 की गिरफ्तारी हुई है, 5 वो और कौन लोग हैं? क्या उनका आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर वो सुशील के साथी हैं? जी देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में जो भी 20 लोग आरोपी बनाए गए थे और जिनमें से 15 गिरफ्तार हुए थे, उसमें अधिकतर पहलवानी के पेशे से जुड़े हुए ही पहलवान थे जो सुशील के खेमे से थे, जिन्हें सागर भी जानता था क्योंकि सागर भी पहलवानी करता था। कुछ लोग ऐसे थे जो गैंगस्टर थे जिन्हें भाड़े पर इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें भाड़े पर हायर किया गया था सुशील की तरफ से, जिसमें नीरज बवानिया के शार्प शूटर थे। इसके अलावा काला असोदा गैंग के बदमाश थे जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और इसके अलावा कई और जो दूसरे पहलवान थे वो भी इसमें शामिल थे। अभी जो 5 बदमाश में फरार हैं उसमें से 3 इनामी है 50-50 हज़ार रुपए का, जिन पे दिल्ली पुलिस से पहले ही इनाम है, जिनके ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट और दूसरे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवा पहलवान को मारने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए गैंगस्टरों को हायर करा सुशील ने। और वो एक ये नया गठजोड़ जो है वो भी सामने आया कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ने क्रिमिनल के साथ हाथ मिलाया। काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके साथ सुशील ने एक पूरा जो एक नेक्सस है वो तैयार कर रखा था। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हम दोबारा आपका रुख करेंगे। आनंद, इधर पुलिस की जांच में पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से सागर पहलवान की हत्या की गई थी और यही नहीं, हत्या के पीछे एक फ्लैट को भी ये बताया जा रहा है कि वो वजह है जो पहलवान सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। दावा है कि इसी फ्लैट में सागर धनकर किराएदार था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि सुशील पहलवान के खेमे के कुछ जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे और सुशील की नाराजगी की ये भी एक वजह बताई गई। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और बाकी आरोपियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 4 और 5 मई की रात ही छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। तफ्तीश में सामने आया कि कैसे पहलवानों के दोनों खेमों के लोग विवादित जमीन खरीद के फरोख्त और कब्जा दिलाने के रैकेट से जुड़े थे और पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी सामने आ गई है कि पहलवानों के दोनों खेमों के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़े हुए थे। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो तस्वीर सामने आ रही है, कुछ ऐसी वजह भी सामने आ रही है जो पुलिस लगातार गिना रही है अपनी चार्जशीट में कि किस तरह से सुशील जो था वो सागर से एक ईर्ष्या का भाव रखने लगा था और ये कब्जे को घर को कब्जे रखने वाला मामला तो था ही, लेकिन और भी कई कड़ियां हैं जो पुलिस ने अपने इस पूरी चार्जशीट में रखी है। जी देखिए, ये बिल्कुल ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये खुद जो सोनू महाल एक जो किरदार है जो इस पूरे मामले में चश्मदीद था, जिसकी पिटाई हुई थी सागर धनकर के साथ, उसका जब हमने इंटरव्यू करा तो उसने खुद इस बात को कबूल करा था कि काला जठेड़ी से उसके रिश्ते हैं, वो काला जठेड़ी के साथ बचपन में पढ़ाई कर चुका है।
और यही वजह थी कि प्रीति, जब सागर धनकर की मौत हो गई और ये बात का जब पता काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा, तो काला जठेड़ी इससे काफ़ी आहत था, काफ़ी नाराज था कि किस तरह से एक बड़े गैंगस्टर के रिलेटिव अगर सोनू महाल की पिटाई सुशील पहलवान दूसरे गुटों के लोगों से कराता है या दूसरे गैंगस्टरों से कराता है, नीरज बवानिया जैसे, तो एक कहीं ना कहीं जो गैंगस्टरों में जो रसूख और वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो एक बार फिर से सर उठा ली थी। और यही वजह था कि 3 मरतबा जो जानकारी मिल रही है कि 3 मरतबा सुशील कुमार ने काला जठेड़ी से संपर्क किया, समझौते की पेशकश की और ये तक बोला कि उसकी मंशा बिल्कुल नहीं थी कि वो सागर धनकर की हत्या करे। केवल सबक सिखाने के लिए उसको छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था और वहां पर उसकी पिटाई हुई। लेकिन यहां पर यह बात खटकती है प्रीति कि एक जूनियर पहलवान जो महज 25 साल से कम उम्र का था, उसे सबक सिखाने के लिए इतने नामी और जो कुख्यात गैंगस्टर है उनका सहारा आखिर सुशील पहलवान ने क्यों लिया? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अदालत में सुशील के वकीलों को भी देना होगा जब पूरे मामले के आगे देर होगी। सबक सिखाने के लिए इतनी बेरहमी से वो जो वीडियो सामने आया था, इतनी बेरहमी से मारा जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इरादा आपका साफ उस वीडियो में था जो नजर आ रहा है, जो लगातार उस रात को ही घटना को बयां कर रहा है जिस तरह से सागर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इधर काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते बताए जा रहे हैं। पहलवान सागर धनकर हत्याकांड में उनके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी और आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। जठेड़ी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का सुशील के बारे में क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। लॉरेंस, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है? जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर हैं वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी के बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा, काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्ती। और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना का मामला लगातार कम होने के नाम के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला किया है। कोरोना की निगरानी के लिए बनाई गई सीएम योगी की टीम 9 लोग जिसमें शामिल है, उस मीटिंग में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 16 अगस्त से स्कूलों को आधी क्षमता के साथ खोला जाएगा। साथ ही 5 अगस्त से डिग्री कॉलेजों की एडमिशन प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा, जबकि कॉलेजों और विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू की जाएगी और स्कूलों साथ ही कॉलेजों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अभी 1ली से 8वीं तक का क्लास जो है वो खोलने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही आगे जैसे जैसे अगर कुछ केसेस लगता है कि कुछ कम हो रहे हैं या फिर कुछ सुधार हो रहा है तो बाकी क्लासेस के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से अभी की बड़ी खबर यह है कि कोरोना के केसेस कम होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला किया है। कोरोना की निगरानी के लिए बनाई गई सीएम योगी की 9 सदस्यों वाली टीम ने मीटिंग की और उसके बाद यह फैसला हुआ है। और न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 16 अगस्त से स्कूलों को आधी क्षमता के साथ खोला जाएगा। साथ ही 5 अगस्त से डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के प्रोसेस को शुरू करने की तैयारी है। वहीं कॉलेजों और साथ ही विश्वविद्यालयों में 1 सितंबर से पढ़ाई होगी शुरू और साथ ही स्कूल इसके अलावा कॉलेजों में कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करवाने की कोशिशें करवाई जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया है कि अभी 1ली से 8वीं तक की क्लास ही नहीं खोलने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी जैसे से हालात में सुधार होता है उस पर भी विचार किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा में हम कक्षा 9 से 12 तक का शुरू करेंगे। हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आए हैं। परिणाम नहीं कह सकते, मैं इसको कहूँगा अंकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है। सीबीएसई बोर्ड के भी, आईएससी बोर्ड के भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के भी रिजल्ट, यानी सारे लगभग बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ गए हैं और प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा गया है। जो अगली कक्षाएं हैं 5 अगस्त से ये प्रवेश प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए अगली कक्षाओं के लिए। माध्यमिक में भी कक्षाओं के प्रवेश किए जा सकते हैं, ये कह दिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। राजीव, मुख्य तौर पर वो बिंदु बताइए जो कोरोना नियम के मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए किए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी और ये बात रखी थी कि
अब जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए और उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई है, जिसमें 16 अगस्त से 9 से 12 तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान जो ये कक्षाएं चलेंगी ये 2 शिफ्ट में चलेंगी, कोविड प्रोटोकॉल का ताकि पालन कराया जा सके। ऐसे में एक जो ग्रुप होगा उसकी 4 घंटे क्लासेस चलेंगी और दूसरे ग्रुप की 4 घंटे उसके बाद क्लासेस चलेंगी। कि कुल मिलाकर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का फार्मूला तय किया गया है उसके तहत एक पाली में 4-4 घंटे की शिफ्ट में क्लासेस चलाई जाएंगी और इस दौरान सिर्फ 9 से 12 तक के छात्रों की क्लास शुरू की जाएगी। दूसरी ओर क्योंकि बोर्ड और अदर बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं तो ऐसे में अब ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए 5 अगस्त को एग्जाम कराया जाएगा और उसके बाद 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको खोल दिया जाएगा। इस दौरान सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों में जिन छात्रों की आयु 18 साल से ऊपर है उनकी वैक्सीनेशन के लिए वहां पर कैंप लगाए जाएं, ताकि जो अभिभावकों का कंसर्न है वो ये चाहते हैं कि पहले वैक्सीनेशन हो जाए और फिर क्लासेस शुरू हों। तो इस दौरान सरकार ने यह तय किया है कि वैक्सीनेशन भी चलेगा और क्लासेस भी चलेंगी। तो ऐसे में एक बड़ा डिसीजन ये कहा जा सकता है और आने वाले दिनों में जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है 9 से 12 तक की कक्षा के वो शुरू हो जाएंगे। मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यूज 18 के वीरेंद्र बिष्ट की खबर है। विजय पाल सिंह नाम के व्यक्ति ने स्कूल खोलने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही दूसरी जरूरी सुविधाएं। याचिका में तीसरी लहर का हवाला देते हुए ऑनलाइन क्लास चलवाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि सरकार के आदेश को भी अपनी याचिका में शामिल करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज से ही स्कूल खुले हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यूज 18 के वीरेंद्र सिंह बिष्ट की खबर है, जिनके मुताबिक विजय पाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने स्कूल खोलने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों में ना सैनिटाइजर है और ना ही दूसरी जरूरी सुविधाएं जो कोरोना नियमों को आगे बढ़ाए। वहीं याचिका में तीसरी लहर का हवाला देते हुए ऑनलाइन क्लास चलवाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि सरकार के आदेश को भी अपनी याचिका में शामिल करे। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर उत्तराखंड सरकार ने स्कूल खोले हैं तो वाकई में कई सवाल उठते हैं जो याचिकाकर्ता ने भी उठाए हैं। इस पर कोर्ट ने और क्या कहा है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था और कैबिनेट की बैठक में ये कहा था कि स्कूलों को खोला जाएगा और पहले चरण में 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और कोर्ट में साफ तौर पर विजयपाल ने ये कहा है कि जो सरकार की तैयारियां हैं वो आधी अधूरी हैं। हालांकि अभी ऑनलाइन क्लास जारी रखनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर का भी इस याचिका में हवाला दिया गया है। और कोर्ट में खास तौर पर जब ये मामला आज सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट में साफ तौर पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब हमने ये याचिका दाखिल की थी तो कैबिनेट का ये फैसला था और उसी फैसले को हम लेके कोर्ट में आए थे, लेकिन अब सरकार ने पूरे मामले को लेके अपना एक जीओ जारी किया है। इसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर याचिकाकर्ता को 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि आप जो आदेश या जीओ सरकार द्वारा जारी किया गया है उसको भी याचिका में जोड़ें और पूर्ण दस्तावेज के साथ 2 दिन के भीतर याचिका दाखिल करें। यानी जिस तरह से सरकार ने जल्दबाजी में स्कूल खोले हैं, अब पूरा मामला हाईकोर्ट की शरण में भी आ गया है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन बाद इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और कोर्ट भी पूरे मसले को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट कोरोना को लेकर सुनवाई करते रहा है और तीसरी लहर या तमाम चीजों को लेकर चिंता जाहिर करते रहा है, तो अब कोर्ट में ये मामला स्कूल खुलने का और बच्चों का मामला कोर्ट में पहुंच रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर फिर सुनवाई हो सकती है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और इधर बिहार से खबर है, बिहार से खबर आ रही है। फोन टैपिंग मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब सभी लोग बोल रहे हैं तो मामले की जांच होनी चाहिए। पेगासस मामले पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। फोन टैपिंग मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब सभी लोग बोल रहे हैं तो मामले की जांच होनी चाहिए। पेगासस मामले पर संसद में हमने देखा दोनों सदनों को चलने नहीं देने की कोशिश विपक्ष की लगातार जारी, और ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर सभी लोग, यानी क्या इसका मतलब ये कि अगर पूरा विपक्ष कह रहा है
उनको संबोधित करते हुए बिना नाम लिए नीतीश ने सभी लोगों का जिक्र किया। ये अहम होगा समझना कि उन्होंने कहा है कि अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो मामले की जांच होनी चाहिए। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है तो उसी को देखते हैं हम लोग, लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या कर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। ये पूरा का पूरा जो मॉनसून सत्र है वो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को आगे किया हुआ है कि पेगासस मामले पर जांच होनी चाहिए और फोन टैपिंग के मामले पर लगातार सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए और इसमें जांच की बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस वजह से हमने देखा कि संसद के दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं, हंगामा भारी हो रहा है। और इस बीच बिहार से खबर आती है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कहते हैं कि जासूसी मामले पर अगर सभी लोग चाह रहे हैं तो जांच होना चाहिए, जांच की जानी चाहिए। पेगासस मामले पर बड़ा बयान नीतीश कुमार का। हमारे साथ हमारे सहयोगी दो जुड़ रहे हैं इस वक्त, चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं बिहार से, पटना से, साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त एक बड़ा बयान नीतीश कुमार की तरफ से आ रहा है और वो जब ये कह रहे हैं कि सब लोग, यानी कि वो पूरा साथ नजर देते हुए आ रहे हैं विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष बार बार पेगासस मामले की जांच की बात कह रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का यह बयान कब आया है यह देखने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको पहले ही केंद्र सरकार रिजेक्ट कर चुकी है। और कल वो ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात उन्होंने की है हरियाणा में जाकर, और उससे पहले नीतीश कुमार ने जब यहाँ पर बिहार में मानसून सत्र चल रहा था पिछले सप्ताह, उस समय उन्होंने तेजस्वी यादव और साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं उन लोगों से मुलाकात की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर वो एक केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और कल उन्हीं के पार्टी के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका एक बयान आया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो भी विपक्ष आज के वक्त में मुद्दा उठा रहा है नीतीश कुमार उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब पेगासस का मुद्दा सामने आया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सच्चाई भी सामने आनी चाहिए, जिसको लेकर संसद का सत्र जो चल रहा है वो लगातार हंगामे के भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में अब नीतीश कुमार सीधे तौर पर विपक्ष की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, इस विपक्ष की भाषा पर मैं रुक कर लेती हूँ। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, इस बयान के मतलब क्या है? देखिए, बयान का टाइमिंग देखिए, नीतीश कुमार का ये जो बयान आया उसका समय ऐसा है जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार को घेरे पड़ा है। ऐसा समय है जब सरकार बंगाल के चुनाव हारी है। ऐसा समय है जब उनका खुद का सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं और बीजेपी का शिकंजा टाइट है। जो पहले सुशील मोदी और उनकी जो तालमेल के साथ जो सरकार चल रही थी, शायद वो तालमेल नीतीश कुमार को अब नज़र नहीं आ रहा होगा और अपनी बातें खुलकर कर नहीं पा रहे होंगे, मुझे लगता है। और नीतीश कुमार टाइमिंग देखकर वार करने में सबसे आगे रहते हैं, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि वो सरकार को इशारा कर रहे हैं कि वो भी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पेगासस का मामला है, 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके चलते ये रिपोर्ट सामने आई, खुद पेगासस ने भी साफ कर दिया है। इससे 3 बातें हैं, मैं छोटे छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा। पहला कि इसमें किसी भी शख्स का नाम नहीं दिया गया था कि इसकी आप रिपोर्टिंग करो या इसके खिलाफ इनके मोबाइल में पेगासस का स्पाईवेयर छुपा हुआ है। दूसरा, कि जिस जर्नलिस्ट ने इसको इन्वेस्टिगेट किया हो, दुनिया भर के जर्नलिस्टों ने यूरोप में बैठकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें कंफर्म पता है कि इन लोगों की जासूसी करवाई गई। उन्होंने कहा था सिर्फ आशंका के आधार पर वो पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात थी, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मानी थी, वो ये था कि जो स्पाईवेयर है उसके बारे में कि ये
जो 50,000 नाम है वो सिर्फ इसलिए दिए गए थे इनकी जासूसी करवाई जा सकती है, इनकी जासूसी हुई है या नहीं ये भी क्लियर नहीं था। तो पेगासस के मामले में संसद के अंदर ही बयान आ चुका है, कोर्ट में भी सरकार पहले भी इस पर बयान दे चुकी है, और मुझे लगता है कि विपक्ष अभी टाइमिंग इसकी, पहले भी अमित शाह बोल चुके हैं कि इसकी टाइमिंग को देखिए, संसद सत्र के एक दिन पहले अगर इसको रिलीज किया जा रहा है तो मंशा क्या है। तो जाहिर तौर पर एक मंशा है, सरकार को लग रहा है कि यह सरकार को डिस्टेबलाइज करने की मंशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार का कूदना है, जो अपनी टाइमिंग और राजनीतिक टाइमिंग के लिए और अपनी आवाज उठाने के लिए काफी माहिर माने जाते हैं। इसका सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। बैक टू बैक 3 स्टेटमेंट, वहीं पहला जातीय जनगणना को लेकर, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को बता रहे हैं पीएम मटेरियल, और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में अगर सब लोग चाह रहे हैं कि जांच हो तो जांच होनी चाहिए। एक बड़ा बयान है उनका, ये इस वक्त आया है, और ऐसे में मॉनसून सत्र में लगातार हम देख ही रहे हैं किस तरह का हंगामा हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे बढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के वंचित समुदायों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। वंचित समुदायों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जनता कॉलोनी से की गई। ये वैक्सीनेशन अभियान सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है।